हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 में पूछे गए बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया गया है जॉब एनलार्जमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब एनरिचमेंट। लिस्ट 2 में इनकी मीनिंग्स को दिया गया है। तो चलिए एक एक करके इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया है हमें, जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है एक्सपेंशन एट द सेम लेवल, यानी एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है जॉब का। ये भी हम ध्यान रख सकते हैं कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है जॉब का, यानी कि मोर टास्क, एडिंग मोर टास्क। किसी भी एम्प्लॉय का जो करंट रोल है उसके रोल में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। यानी जो काम वो कर रहा है, जो उसका करंट रोल है, उसको इनलार्ज करना, उसको और बढ़ाना, यानी और टास्क उसमें ऐड करना। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्किल में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेराइटी इज एडेड टू द जॉब। एक ही तरीके का काम करके व्यक्ति को बोर्डम या मोनोटोनी हो जाती है, उसको कम करने के लिए कुछ और चीजें, कुछ और टास्क उसमें ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है बैंक में जो कैश काउंटर पे बैठता है कैश जमा करने के लिए। अब उसको कैश कलेक्ट करना, कैश देना, ये सब काम भी अगर हम उसका बढ़ा देते हैं तो ये जॉब एनलार्जमेंट का पार्ट होगा। स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है, बस काम और उसमें जुड़ जाता है, टास्क और बढ़ जाते हैं जिसमें सिमिलर स्किल की रिक्वायरमेंट हो। दूसरा दिया हुआ है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। वी कैन से दैट इट इज अ फॉर्मल एंड रिटन डॉक्यूमेंट जो ड्यूटीज को आउटलाइन करता है, जो बताता है कि ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक स्पेसिफिक जॉब में क्या क्या करनी होगी, यानी डिस्क्राइबिंग द जॉब। What are the various responsibilities, duties or tasks to be performed in a particular job? For example, if you are going to work as an assistant professor, तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बताएगा कि आपके पास क्या क्या टास्क हैं, आपको क्या क्या काम करना होगा, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपको कौन कौन से पेपर्स पढ़ाने होंगे, टेस्ट करवाना हो गया, इसके अलावा कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करानी है, तो क्या क्या चीजें आप करोगे उस पोजीशन पे रह करके, वो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। दैट व्हाट आर योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बताए, एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, बाय जॉब स्पेसिफिकेशन। यानी एक इंडिविजुअल को अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जैसे अभी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की जहां बात की, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या हो गई, आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन हो गई। जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, हमारा वर्टिकल होता है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या है, वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब है, यानी कि एक एम्प्लॉय को ज्यादा चैलेंजिंग और रिस्पॉन्सिबल टास्क दिए जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि उसको कंट्रोल और ऑटोनॉमी उसके वर्क पर ज्यादा दी जाती है, ज्यादा मिलती है। दैट मीन्स देयर इज चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉय कैन यूज मोर स्किल्स और डिफरेंट स्किल्स टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है जिसको पहले ये काम था कि सिर्फ वो कस्टमर की क्वेरीज का जो कॉल्स होगा उसको अटेंड करेगा और फिर आगे उसको मैनेजर को फॉरवर्ड कर देगा। अब
जॉब एनरिचमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वो कंप्लेंट्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल करे और उसका सोल्यूशन निकाल करके दे, इमीडिएट सोल्यूशन निकाले, और सर्विस प्रोसीजर्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये सजेस्ट करे। इस तरीके से हम जॉब को एनरिच कर सकते हैं, यानी हम जॉब में और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। चलिए लिस्ट बी से हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहला देखिए, लिस्ट बी में दिया है अ लिस्ट ऑफ जॉब्स ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स दैट इज द रिक्विजिट एजुकेशन स्किल्स पर्सनालिटी एक्सेट्रा। यानी यहाँ क्या बता रहा है कि एक जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल्स की हमको रिक्वायरमेंट है। तो स्किल्स कहाँ हमें पता चलती है, जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा। अगला देखिए क्या लिखा है, अ लिस्ट ऑफ जॉब्स ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वर्किंग कंडीशंस एंड सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जॉब्स क्या होंगी, क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन से, दैट इज डिस्क्राइबिंग द जॉब। तो ये आपका बी हो जाएगा, बी का सेकेंड। अब देखिए थर्ड है असाइनिंग वर्कर्स एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटीज। तो सेम लेवल एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है, जॉब एनलार्जमेंट से। तो एक आपका थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ देखिए क्या दिया है, रीडिजाइनिंग जॉब्स इन अ वे दैट इंक्रीजेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द वर्कर्स टू एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीवमेंट ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन। ये आपका रिलेटेड है विद जॉब एनरिचमेंट। तो डी का आपका फोर्थ हो जाएगा। तो देखिए ए का क्या है, थर्ड। दो ऑप्शंस में ए का थर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट और थर्ड में। बी का हमारा क्या है, सेकंड है। सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको दिया है परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ और एटीट्यूड, और लिस्ट टू में इसकी आपको मीनिंग दी गई है। तो सबसे पहला देखिए क्या है, परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट से जो इंफॉर्मेशन होता है उसको सिलेक्ट करता है और उससे मीनिंग को इंटरप्रेट करता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज परसेप्शन। जैसे आप देखते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जितने लोग होते हैं वो एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं ड्यू टू देयर बैकग्राउंड, एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस या एक्सपीरियंस जो भी होता है, उसकी वजह से वो एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो परसेप्शन क्या करता है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है या कम्युनिकेशन होता है इसको इम्पैक्ट करता है। सेकेंड क्या आपका लर्निंग है। लर्निंग का मतलब होता है परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। लर्निंग इज व्हाट, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज, स्किल, जो आपकी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से आता है। जैसे एक एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देते हैं, थ्रू हिज एक्सपीरियंस वो नए चीजों को, नए टास्क को समझता है, लर्न करता है और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है, अजम्पशंस। Belief means assumptions. Assumption that people hold as true. Belief हमारी क्या होती है, हमारे assumptions होते हैं जिनको हम सही मानते हैं कि कोई सिचुएशन में हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस सिचुएशन को, वो हमारी बिलीफ पर कई बार डिपेंड करती है। तो बिलीफ क्या होती है, हमारी assumptions होती हैं जो हमारे कल्चर या हमारे एक्सपीरियंसेस या हमारी अपब्रिंगिंग की वजह से वैसी बन जाती है। Like some people have a belief of hard work कि हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये assumption होता है कि कुछ भी कर लीजिए आप, हर चीज डेस्टिनी पे डिपेंडेंट होती है, तो हम हर चीज डेस्टिनी पर बेस्ड होती है, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। तो ये सब क्या है, assumptions हैं लोगों के। Various people have various assumptions. नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होती है, आपकी एक लर्नड टेंडेंसी होती है। Attitude is a learned tendency of responding towards something positively or negatively. कई लोगों का एटीट्यूड आप देखिए हर सिचुएशन में या लोगों की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कई लोगों का क्या होता है कि नेगेटिव होता है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी पर्सन हो, उनकी तरफ उनका एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होती है, हमारी लर्नड टेंडेंसी होती है किसी की तरफ या किसी चीज की तरफ पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने की। जैसे कि अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है सबकी तरफ, तो आप
फेवरेबली साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सबकी तरफ नेगेटिव एटीट्यूड है जिसकी वजह से आपका सबसे लड़ाई झगड़ा होगा, तो जो वर्क है ग्रुप में आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये क्या होता है, हमारी एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। चलिए लिस्ट 2 में हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं। पहला दिया हुआ अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन होल्ड्स अबाउट समथिंग। तो ये किससे रिलेटेड है, आपका बिलीफ से। दूसरा देखिए क्या है, अ पर्सन्स कंसिस्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल इवैल्यूएशंस, फीलिंग्स एंड टेंडेंसीज टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड आइडिया। ये आपका किससे रिलेटेड है, एटीट्यूड से। नेक्स्ट है चेंजेस इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये आपका एसोसिएटेड है लर्निंग से, चेंजेस इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। और लास्ट है द प्रोसेस बाय विच पीपल सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका रिलेटेड है परसेप्शन से। ए का आपका यहाँ हो जाएगा फोर्थ, बी का हो गया आपका थर्ड, सी का हो गया आपका फर्स्ट और डी का हो गया आपका सेकेंड। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन नीड्स एज पर मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ऑप्शंस है सोशल नीड, सेफ्टी नीड, एस्टीम नीड, फिजियोलॉजिकल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अब्राहम मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी है जिसमें इन्होंने 5 नीड्स की बात की है जो ह्यूमन को मोटिवेट करती हैं। सबसे पहली आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरे नंबर पे आती है आपकी सेफ्टी नीड, तीसरे नंबर पे आती है सोशल नीड्स, चौथे पे आती है एस्टीम और पांचवे पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यानी सबसे पहले आपका डी होगा, फिर बी ऑप्शन होगा, फिर ए ऑप्शन होगा, फिर सी और लास्ट में ई ऑप्शन, यानी डी बी ए सी ई, ये सीक्वेंस बनेगी। यानी फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a horizontal agreement? ऑप्शंस हैं टाई इन अरेंजमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, कार्टेल या फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट का मतलब है अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंपनीज दैट ऑपरेट एट सेम लेवल। सेम लेवल पर काम करने वाली 2 या 2 से अधिक कंपनीज अगर अग्रीमेंट कर लेती हैं आपस में तो उसको हम हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट कहते हैं। जैसे कि 2 रिटेलर्स में मान लीजिए अग्रीमेंट हो जाए, 2 मैन्युफैक्चरर्स में हो जाए, कोई 2 कॉम्पिटिटर्स के बीच में अग्रीमेंट हो जाए, तो ऐसे अग्रीमेंट को हम हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में आपका हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट यहाँ पर कार्टेल है। कार्टेल क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो कंपटीशन को कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक साथ आ जाते हैं। मान लीजिए कि कॉम्पिटिटिंग रिटेलर्स थे, उन्होंने देखा कि आपस में कंपटीशन होने की वजह से, हैवी कंपटीशन होने की वजह से प्रॉफिट्स हमारा बढ़ जा रहा है जिसकी वजह से बेनिफिट नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं कि एक साथ आ जाते हैं, दे फॉर्म अ कार्टेल, ताकि जो आपस में उनके बीच में जो कंपटीशन हो रहा था वो कम हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए और अपने प्रॉफिट्स को वो बढ़ा सके। इससे एक तरीके से वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक जाइंट मोनोपोली बन जाते हैं। अलग अलग compete करने से अच्छा है कि साथ मिलकर के वो बाकियों से compete करते हैं। They create a cartel which will further lead to monopoly. हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे प्राइस फिक्सिंग की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो कोई एक प्राइस सेट कर लेते हैं या प्राइस रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं कि इसी पर हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जो आसपास के सेलर्स हैं वो क्या डिसाइड कर लेते हैं, प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि हम सब क्या करेंगे, इसी प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। इसके अलावा मार्केट एलोकेशन भी किया जा सकता है। मार्केट एलोकेशन में कंपटीटर्स क्या करते हैं कि वो मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं आपस में, ज्योग्राफिकली या कस्टमर के बेस पे या प्रोडक्ट टाइप्स के बेस पर। इन सब तरीकों से भी हम हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं हमारे, टाई इन अरेंजमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है, आपकी वर्टिकल अग्रीमेंट है। वर्टिकल अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक कंपनीज जो डिफरेंट लेवल्स पर काम कर रही हैं उनके बीच में अग्रीमेंट होता है।
हॉरिजॉन्टल में क्या था, सेम लेवल था, इसमें क्या होगा, डिफरेंट लेवल्स पर काम करने वाली जो कंपनीज हैं अगर उनके बीच में अग्रीमेंट हो जाता है तो उसको हम वर्टिकल अग्रीमेंट कहते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर अग्रीमेंट कर ले डिस्ट्रीब्यूटर से। इसमें देखिए टाई इन अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि टाई इन अरेंजमेंट में जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक प्रोडक्ट के साथ साथ उससे अटैच्ड या उससे टाइड दूसरा प्रोडक्ट भी बेचता है। यानी कि एक प्रोडक्ट के साथ कोई डिफरेंट प्रोडक्ट भी साथ में खरीदा जाएगा तभी मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को वो प्रोडक्ट देता है या रिटेलर को प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर के साथ जो कार्टेजेस होते हैं अगर उसको भी हम सेल करते हैं, जो टाइड प्रोडक्ट होता है वो जनरली क्या होता है, बहुत पॉपुलर नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी सेल करती है टू द रिटेलर। नेक्स्ट है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, यानी मैन्युफैक्चरर और जो रिटेलर होता है वो क्या करते हैं, एक प्राइस पर अग्री कर जाते हैं जिस पे प्रोडक्ट को बेचा जाएगा। एंड कंज्यूमर को जिस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचा जाएगा उस प्राइस को वो डिसाइड कर लेते हैं। ये मिनिमम मैक्सिमम कोई भी प्राइस हो सकता है। और लास्ट है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर को अपने प्रोडक्ट सेल करता है, यानी कि एक्सक्लूसिव राइट देता है अपने प्रोडक्ट्स पर। अब बदले में डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, ये अग्री करता है कि वो जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होंगे उस प्रोडक्ट के उसको वो सेल नहीं करेगा। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, रिटेलर को एक्सक्लूसिव राइट देता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, और रिटेलर क्या करता है इसके बदले में इस बात पे अग्री करता है कि वो कंपटीटर के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करेगा। तो इसको हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कार्टेल सही होगा, जो कि एक हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, keeping a record of uncommonly good or undesirable examples of an employee's work-related behavior and reviewing it with the employees at predetermined times is known as. Options हैं behaviorally anchored rating scale, critical incident method, paired comparison method या फिर mixed standard scales। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या होता है कि एक मैनेजर रिकॉर्ड रखता है एम्प्लॉइज के वेरी गुड या वेरी बैड बिहेवियर्स का, जिसको हम क्रिटिकल इंसिडेंट्स कहते हैं। इससे क्या होता है कि इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि स्पेसिफिक फीडबैक आप दे सकते हो एम्प्लॉय को कि वो अपने बिहेवियर को समझे कि कौन सा बिहेवियर हमें रिपीट करना है और कौन सा बिहेवियर हमको अवॉइड करना है या रिपीट नहीं करना है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका होगा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। बाकी आप देख लीजिए, पहला क्या था, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल का मतलब होता है कि जो बिहेवियर्स होते हैं उनको बेंचमार्क्स दे दिया जाता है ऑन अ रेटिंग स्केल, रेटिंग द बिहेवियर, और हर लेवल पर कुछ ना कुछ बिहेवियर का एग्जाम्पल होता है या वो मेंशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमको 1 से 5 के बीच में रेटिंग करना है कस्टमर सर्विस का, तो लीस्ट हो सकता है आपका कि कभी भी कस्टमर की प्रॉब्लम्स नहीं सुनता या कभी भी उनको ग्रीट नहीं करता, और लास्ट 5वां जो रेटिंग हो सकता है वो हो सकता है कि हमेशा पोलाइटली बिहेव करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये आपका बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल होता है। और इससे क्या होता है, हमें बिहेवियर पता चलता है बिकॉज हर जो रेट है उस पर आपका कौन सा बिहेवियर है वो क्लियरली मेंशन किया जाता है। थर्ड है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड का मतलब होता है कि ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद द अनदर एम्प्लॉय इन अ पेयर। एक पेयर में जो एक एम्प्लॉय है उसको दूसरे एम्प्लॉय से कंपैरिजन किया जाता है, यानी हर पेयर में मैनेजर डिसाइड करता है कौन ज्यादा बेहतर है, उसके बाद फिर एम्प्लॉय को रैंक किया जाता है। मान लीजिए 5 एम्प्लॉय हैं तो हर एम्प्लॉय को क्या किया जाएगा, ए को बी से कंपेयर किया जाएगा, फिर ए को सी से कंपेयर किया जाएगा एंड सो ऑन। दैट मींस वन एम्प्लॉयज कंपेयर्ड विद दी अनदर वन, एंड फिर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन बेहतर है और उनके बेस पे उनको रैंक किया जाता है। फोर्थ वाला है आपका मिक्स स्टैंडर्ड स्केल। ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक तरीका होता है जिसमें एक मैनेजर को लिस्ट दी जाती है स्टेटमेंट्स की जो गुड, एवरेज या पुअर परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करता है, लेकिन सब स्टेटमेंट्स को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है।
फिर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बेस पर मैनेजर को बताना होता है कि वो बेटर है, टू द स्टेटमेंट इक्वल है या उससे खराब है। तो ये आपका मिक्स स्टैंडर्ड स्केल होता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप टू एनहांस परफॉर्मेंस इज नोन एज। ऑप्शंस है स्ट्रेटजी एंड वर्कफोर्स प्लानिंग, प्रिडिक्टिव वर्कफोर्स मॉनिटरिंग, सक्सेशन प्लानिंग या फिर मैनेजरियल जजमेंट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि एक मैनेजर फाइंड आउट करता है कि कौन फ्यूचर में मैनेजर या लीडर बन सकता है। इसके लिए फिर वो क्या करते, उस एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि वो आगे चल करके एक सक्सेसफुल लीडर या मैनेजर बन सके। यानी कि फ्यूचर लीडर्स को प्रिपेयर करना, प्रिपेयरिंग द फ्यूचर लीडर्स। आज जो लोग हैं कल वो रिटायर हो जाएंगे या रिजाइन कर देंगे, तो उनकी जगह कौन होगा जो एक लीडरशिप की पोजीशन में होगा या एक मैनेजर की पोजीशन में होगा। तो एम्प्लॉइज को क्या करते रहना, टाइम टू टाइम असेस करते रहना, उनको ट्रेन करना या और ऐसे लोगों को ट्रेन करना, उनकी क्वालिटीज को डेवलप करना, ताकि वो आगे चल करके लीडरशिप पोजीशंस को ले सके, लीडरशिप पोजीशन पर काम कर सके। बाकी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पहला क्या है, स्ट्रैटेजी एंड वर्कफोर्स प्लानिंग। स्ट्रैटेजी एंड वर्कफोर्स प्लानिंग का मतलब है कि ये प्लान करना कि हमें कितने वर्कर्स से काम कराना है और क्या क्या स्किल्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी इन द फ्यूचर। यानी कि अगर हमको कल को अपनी नई फैक्ट्री मान लीजिए ओपन करनी है, तो कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, ये सब हम स्ट्रैटेजी एंड वर्कफोर्स प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव वर्कफोर्स मॉनिटरिंग। इसका मतलब होता है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ द एम्प्लॉइज। फॉर एग्जांपल हमें ये फाइंड आउट करना है कि आने वाले समय में, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर या उसके बाद, हमें कौन सी स्किल की और रिक्वायरमेंट होगी, एक एम्प्लॉय की कौन सी स्किल की हमें मोर रिक्वायरमेंट होगी, तो उस अकॉर्डिंग हम उसको डेवलप कर सकते हैं। लास्ट है मैनेजरियल जजमेंट। मैनेजरियल जजमेंट का मतलब होता है जब मैनेजर डिसीजंस लेता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, नंबर्स या सिचुएशन के बजाय अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर वो डिसाइड करता है, वो डिसीजंस लेता है, तो उसको हम मैनेजरियल जजमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय को हमको प्रमोट करना है, तो मैनेजर क्या करता है, अगर उसकी लीडरशिप एबिलिटी में, उसके वर्क में उसको भरोसा है, उसको ट्रस्ट है, उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो हो सकता है उससे प्रमोट करे इन कंपैरिजन टू अनदर एम्प्लॉय जिसकी हो सकता हो परफॉर्मेंस आपको आज के समय में सामने बेटर दिख रही हो। लेकिन मैनेजर को जिसके ऊपर ट्रस्ट होगा, जिसकी लीडरशिप एबिलिटी पर, जिसके वर्क पे ट्रस्ट होगा, वो उसको प्रमोट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजर्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा, सक्सेशन प्लानिंग। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के नेट जून 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस को। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।